तो बोला वो स्टोरी आ जाएगी ना तो तुम्हें हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में तुम एस्से में लिख दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। 10-10 घंटे 12 घंटे बिजली नहीं होती थी, पानी नहीं होता था। और मेरे पापा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्यूटर थे। हमारा इंटरेक्शन होने लगा जो बॉम्बे के स्टूडेंट्स थे, दिल्ली के स्टूडेंट्स थे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे दिल्ली, तो वो लोग ऑलरेडी अमेजोन की बातें कर रहे थे, स्टार्टअप करने की बातें कर रहे थे। Hi everyone, welcome to another episode of Sip to Success. So today we have with us Arunabh. He is the founder of Uclean. Welcome Arunabh. Thank you for taking out time. Thank you Anurag. Happy to move from LinkedIn to face to face. Finally we are face to face. So to begin with, let's talk about you. How your life has been, your childhood, your education, your background, just to get to know you as a person. So I'm basically from Bihar. I was born and brought up in this. There's this village called Dimna Road, which is now a part of Jamshedpur. So I was born in Dimna. I did my entire schooling over there. So I was there till about my 12th standard. उसके बाद That was in Bihar during that time when you were in there. Dimna was part of Bihar. So Bihar and Jharkhand got separated in 1999. तो I was there जब ये पूरा proper separation हुआ था. And we officially became residents of Jharkhand and not Bihar. बट वैसे मेरी फैमिली जो मेरे फादर मदर हैं वो लोग बिहार से हैं प्रॉपर, एंड सारी स्कूलिंग बिहार में हुई। उसके बाद उस समय बहुत क्रेज़ था IIT JEE का, तो उसके लिए बहुत मेहनत करी एंड आई गॉट इनटू IIT बॉम्बे। सो आई डिड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT बॉम्बे। Which batch? So I entered IIT Bombay in 2003. And so it was a dual degree 5-year course. So I graduated in 2008. यूजुअली बिहार में स्टूडेंट्स में होता है सिविल सर्विसेज और UPSC एग्जामिनेशंस, उसका भी कुछ था माइंड में? हाँ, तो या फैमिली की तरफ से कुछ? हाँ, तो मेरी मम्मी का सबसे बड़ा सपना यही था, बिकॉज तो हम लोग जहाँ रहते थे डिमना में वो सो अगर जमशेदपुर जो शहर है उसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जो टाटा स्टील का पार्ट है। सो जमशेदपुर इंडिया की इकलौती ऐसी शहर है जहाँ पे देयर इज अ प्राइवेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो जमशेदपुर डज नॉट हैव बिहार या झारखंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इट इज़ रन बाई टाटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओनली सिटी इन इंडिया। तो 1990s लेट 80s में जब पूरी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी पानी का इशू होता था, तब भी जमशेदपुर इंडिया का अकेला शहर था जहाँ पे ना बिजली का कोई इशू था ना पानी का कोई इशू था। बट अनफॉर्चुनेटली हम उस पार्ट में रहते थे जो कि अभागा पार्ट था, जो उसको सर्व नहीं करता। हाँ, जो बिहार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता था। तो हमारे यहाँ 10-10 घंटे 12 घंटे बिजली नहीं होती थी, पानी नहीं होता था। और मेरे पापा एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्यूटर थे, मम्मी होम मेकर थी। तो मम्मी का या हमारे घर का सबसे बड़ा सपना था कि कुछ भी करके ऐसी पढ़ाई करनी है जिससे आप डिमना से जमशेदपुर मूव कर जाओ। तो वो लाइफ का सबसे बड़ा एम्बिशन था कि अपने पेरेंट्स को नॉन टाटा पार्ट से टाटा पार्ट ले जाना है। तो मतलब बेसिकली मम्मी का सपना था, फिर हमने वो सपना देखना शुरू किया। तो मम्मी के दो सपने थे, एक तो बहुत अच्छी जॉब लगे और हम टाटा स्टील पहुंच जाएं, और दूसरा था कि लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमना है। तो वो दोनों एम्बिशन थे शुरू में। एंड IIT का बाद में पता चला, जब जमशेदपुर में किसी बंदे ने IIT में रैंक 1 लाया, तो फिर सडनली अखबारों में पॉलिटिशियंस बात करने लगे। तो फिर पता चला कि IIT क्या होती है, फिर पता चला कि IIT से आप टाटा स्टील भी जा सकते हो। एक तो और फिर चैनल मिल गया टाटा स्टील। तो फिर बहुत मेहनत करी और मतलब वियर्ड तरीके से मेहनत करी कि मेरी सिस्टर मुझसे 3 साल बड़ी थी, तो उनके बुक्स पढ़ के उनके क्लासमेट्स को ट्यूशन देता था ताकि लर्निंग एक्सेलरेट हो जाए। एंड वो फॉर्चुनेटली वो मेथड वर्कआउट कर गया। सो गॉट इनटू IIT। और IIT के बाद तो मम्मी बहुत खुश हुई, पेरेंट्स बहुत खुश हुए, और मम्मी का एक सपना और था कि भाई लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी। बट IIT जाने के बाद शुरू में तो था कि मैं भी ट्राई करूँगा, समझूंगा कैसे होता है, लेकिन IIT जाने के बाद वंस वी केम इनटू IIT, तो जो हम छोटे शहरों से आते थे जैसे जमशेदपुर, रांची, कोटा, गुवाहाटी, और वहाँ पर जब गए तो हमें पता चला कि हमारा इंटरेक्शन होने लगा जो बॉम्बे के स्टूडेंट्स थे, दिल्ली के स्टूडेंट्स थे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे दिल्ली, तो वो लोग ऑलरेडी अमेजोन की बातें कर रहे थे, स्टार्टअप करने की बातें कर रहे थे। तो वो जब एक्सपोजर आया तो वी रियलाइज्ड, या पीपल हु केम फ्रॉम स्मॉलर सिटीज, वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि देयर इज लाइफ मच बियॉन्ड टाटा स्टील। तो फिर वहाँ पर फिर मेरा थोड़ा सा जो इंटरेस्ट था UPSC में ख़त्म होने लगा, एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड आई वुड से
IIT in that sense killed that dream of लाल बत्ती वाली थोड़ा सा कार। विजन चेंज हाँ। हो गया फिर वहाँ से। फिर कैट लिख दिया कि सबने बोला कि चलो कैट लिख लो, अच्छा। कैट लिख दोगे तो तुम्हारा फिर तुम्हें वो वाला जॉब मिल जाएगा। तो आई रोट कैट, आई गॉट इनटू IIM अहमदाबाद। उसके बाद बट द सेम ईयर माय एल्डर सिस्टर वाज गेटिंग मैरिड, तो घर में पैसे की प्रॉब्लम थी। एनीवे दोनों बहुत बड़े इवेंट्स थे, IIM अहमदाबाद का फीस भी उसमें कुछ 10-12 लाख था, प्लस सिस्टर की वेडिंग थी। तो हमने डिसाइड किया कि चलो सो यू गॉट योर सीट इन IIM अहमदाबाद, वो हो गया। आई गॉट इनटू IIM अहमदाबाद, लखनऊ, इंदौर, तीनों में। Okay, great. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस नहीं हुआ, तो थोड़ा सा सेटबैक लग गया। अब ऑब्वियसली सिस्टर्स वेडिंग शुड हैव टेकन द प्रेसिडेंस एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। बट थोड़ा सा अंदर से दुख लग रहा था, तो अपने सीनियर से बात करी, तो सीनियर्स ने मुझे बोला कि यार IIT प्लस IIM को कोई वैल्यू नहीं होता, IIT का तो ऑलरेडी इतना वैल्यू है, IIM से कुछ नहीं होगा, तुम हार्वर्ड चले जाओ। तो मैंने बोला अच्छा यहाँ वहाँ कैसे जाएंगे? तो उन्होंने बोला यार एक ना सोशल स्टोरी बनाओ अपनी, कि तुम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हो, तुम सोशल सेक्टर में भी काम करना चाहते हो। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोला वो स्टोरी आ जाएगी ना, तो तुम्हें हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में तुम एस्से में लिख दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। तो मैंने एक नॉट फॉर प्रॉफिट ज्वाइन करा मुंबई में, विच इज़ अ कंपनी बाय द नेम ऑफ टेक्नोसर्व। वो बेसिकली मैकेंजी के कंसल्टेंट्स उसमें भरे पड़े थे, जो कि ब्रेक लेके जिनको बॉटम ऑफ द पिरामिड में काम करना है, जिनको गरीबों के साथ काम करना है, वो रूट कॉज जो भी है हाँ, उनके ऊपर काम तो वो लोग मैकेंजी में कंसल्टेंट्स थे, वो ब्रेक लेके आते थे। मैं मोस्टली अंग्रेज थे, तो आई वॉज द ओनली इंडियन इन दैट एंटायर टीम। एंड मेरा भी मिशन बहुत क्लियर था कि यार ये स्टोरी बन जाएगी तो मुझे आईवी लीग में एडमिशन मिल जाएगा। बट काम वॉज जेन्यूनली वेरी गुड, मतलब मैं काम अच्छा काम होगा इसके लिए नहीं गया था, लेकिन मुझे काम एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था। जैसे राजस्थान में किसानों के साथ काम करना था, फॉर प्रोजेक्ट्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज फंड करती थी, कारगिल, बुंगे, लेकिन बीच की जो अड़तियाँ हैं उनको रिमूव करके कैसे प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट हो सकता है। तो उस दौरान एक टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई टेन्योर वहाँ पर वी डिड अ प्रोजेक्ट विद अ कंपनी कॉल्ड वाइटा कोको, वाइटा कोको। एंड वाइटा कोको वाज अ स्टार्टअप। Okay. तो एट दैट पॉइंट इन टाइम दे वर अ स्टार्टअप और बहुत पॉपुलर हो रहे थे। वो बेसिकली कोकोनट वाटर पैकेज करके यूएस में बेचते थे। इट वाज एन अमेरिकन कंपनी। व्हेन वाज दिस? दिस वाज 2009। 2009। अच्छा। तो वाइटा कोको के जो उस समय बिकॉज जस्ट स्टार्ट हुई थी बट दे वर बिकमिंग पॉपुलर, तो उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया कि यार हम इंडिया से कोकोनट वाटर प्रोक्योर करना चाहते हैं और हम बीच में अड़तिया या मिडिल मैन नहीं रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो फार्मर्स हैं जो लार्ज एकरेज पे कोकोनट्स उगाते हैं, आप उनसे हमारा कांटेक्ट कराओ, आप बताओ कि कहाँ से प्रोक्योर करना चाहिए, कैसे प्रोक्योर करना चाहिए। तो इट वाज बिकॉज वो प्रोजेक्ट डायरेक्ट काम कर रहे थे हम फाउंडर्स के साथ, तो आई गॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि एक फाउंडर कैसे सोचता है, क्या सोचता है, इंडिया क्या चैलेंजेस दे सकती है और क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आ सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। कोइंसिडेंटली वाइटा कोको टुडे इज पब्लिकली लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बट उस समय बिल्कुल स्मॉल थे। तो उस प्रोजेक्ट से मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत समझ आई कि एक फाउंडर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, इंडिया मार्केट कितना कॉम्प्लेक्स है, कितने ब्रांड स्ट्रगल कर रहे हैं। सो दैट डे आई, और उस समय ऑब्वियसली मेरा बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट थी, तो बहुत कम सैलरी मिलती थी। तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि यार अब कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, वाइल द वर्क इज़ फैंटास्टिक, बट बिकॉज घर भी चलाना है तो आई हैव टू टेक अ कॉल। तो उस प्रोजेक्ट खत्म करते ही मैंने स्टॉप कर दिया एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई फर्स्ट कंपनी। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स, अमेरिकन, यूरोपियन ब्रांड्स, उनके लिए इंडिया एक एलियन कंट्री है, क्योंकि उनको उस समय इंटरनेट भी बहुत पावरफुल नहीं था, रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो दे वर वेरी अफ्रेड ऑफ इंडिया कि यार इंडिया जाएंगे कोई लूट लेगा, कोई गलत एडवाइस दे देगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो हमारा ब्रांड नेम खराब हो जाएगा। तो दैट्स वाई वी क्रिएटेड दिस कंपनी कॉल्ड फ्रैंक ग्लोबल, जहाँ पर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को इंडिया लेकर आएंगे और इंडियन ब्रांड्स को इंटरनेशनल ले जाएंगे। एंड द आइडिया विल बी कि आप एक शुरू में कुछ डॉलर्स चार्ज करोगे टू एडवाइस देम ऑन द इंडियन मार्केट, और उसके बाद एक बार उनका सक्सेसफुल एंट्री हो जाएगा इंडिया में तो यू विल चार्ज अ सक्सेस फी। तो दिस आई स्टार्टेड। सक्सेस फी इज लाइक कन्वर्जन फी। हाँ, कि मान लीजिए आपको इंडिया में आना है, हाँ, और जैसे फॉर एग्जांपल देके बताओ कि कौन सा फर्स्ट ब्रांड था जिसको आपने कन्वर्ट किया। फर्स्ट ब्रांड एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सो कंपनी तो बना दी थी, अब प्रोजेक्ट्स मिल नहीं रहे थे बिकॉज नोबडी न्यू अस, एंड बट एक बहुत बड़ा गैप था बिकॉज क्लियरली दिख रहा था कि या तो EY, KPMG टाइप बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स हैं जिसको हर ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकता है, Right. और जो छोटे ब्रांड्स हैं उनको एंट्री का तरीका नहीं समझ में आ रहा है।
उसी समय मुझे पता चला मार्केट में कि हार्ली डेविडसन इंडिया आना चाह रही है. दे आर ट्राइंग टू सेट अप सम काइंड ऑफ अ प्लांट इन इंडिया. एंड कोइंसिडेंटली जो हार्ली डेविडसन के वाइस प्रेसिडेंट थे, हु वाज ओवरलुकिंग दिस एंटायर मार्केट एंट्री, ही वाज अ वेरी सुपर सीनियर फ्रॉम IIT बॉम्बे. ओके. तो मैंने उनको लिंक्डइन पे रीच आउट कर दिया. आई डिडंट एक्सपेक्ट अ रिस्पॉन्स बट ही एक्चुअली रिस्पॉन्डेड. फिर उनके साथ उस समय स्काइप का जमाना था, तो स्काइप पर एक कॉल आई और उस कॉल पे उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है. तो मैंने अभी तक तुमने कुछ किया नहीं है, मैंने पिछली कंपनी में थोड़ा सा काम किया था एंड वहाँ की तो मैं IIT बॉम्बे से हूँ. तो उसने बोला यार मैं तुम्हें दे सकता हूँ ये प्रोजेक्ट, लेकिन यू विल हैव टू वर्क एग्जैक्टली अंडर मी एंड तुम टेक्निकली मान लो कि ये तुम्हारा यही इकलौता प्रोजेक्ट होना चाहिए. आई डोंट वॉन्ट योर अटेंशन टू गेट डाइल्यूटेड. तो हम तो बहुत हैप्पी हो गए यार, प्रोजेक्ट भी मिल गया, पैसे मिल जाएंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हार्ली डेविडसन जैसा नाम हमारे ब्रांड के साथ जुड़ जाएगा. तो वी डिड दैट एंटायर प्रोजेक्ट. बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था. वी हेल्प देम सेट अप प्लांट इन मानेसर, असेंबली प्लांट है. बिजली का परमिशन, पानी की परमिशन, लैंड लेना, ये सब कुछ हमने किया. सो ऑल दी जो भी गवर्नमेंट से हाँ. कोऑर्डिनेट करने, लाइसेंसेस, एवरीथिंग वाज डन बाय सारा क्लियरेंसेस हमने करवाया. ठीक है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हार्ली डेविडसन हमारे टेस्टिमोनियल में आ गया. ओके. और उनके VP ने लिख भी दिया कि बहुत अच्छी कंपनी है, हार्ड वर्किंग गाइज हैं, हमें बहुत हेल्प किया है. अब उसको लेकर हम US के ब्रांड्स को रीच आउट करना शुरू किया. मोमेंट दे स्टार्टेड सीइंग कि ये वही बंदे हैं जिन्होंने हार्ली डेविडसन के लिए इंडिया में प्लांट लगवाया है. सो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स अग्रीड. तो अगले 4-5 सालों में बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, बर्गर किंग, कार्ल्स जूनियर बर्गर, फैट बर्गर, उसमें बर्गर का बहुत चलन था. तो जितने भी अमेरिकन बर्गर चेन्स थे हम सबको इंडिया लेके आ गए एंड वी मेड वेरी गुड मनी. आई ऑल्सो रेज्ड इन्वेस्टमेंट. सो टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्रेंचाइज इंडिया, दोनों कंपनीज ने ओवर अ पीरियड ऑफ फर्स्ट ईयर इटसेल्फ उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट भी कर दिया. तो टचवुड कैश फ्लो अच्छा हो गया. उसके 4-5 साल कंपनी बहुत अच्छी चली. ऑनेस्टली मैं फिर बोर होने लग गया क्योंकि काम बहुत सिमिलर था. हर ब्रांड को ज्ञान देना है कि इंडिया मार्केट ऐसा है, इतने लोग बर्गर खाते हैं, इतने लोग वेजिटेरियन हैं, इतने लोग नॉन वेजिटेरियन हैं. तो अब वो रिपोर्ट बन चुकी थी. हर बंदे से पैसे लेके सिर्फ वही रिपोर्ट में Ctrl+F Ctrl+R करके वापस भेजते थे. बट वो तो सिर्फ बर्गर रिलेटेड इंडस्ट्री में, मतलब फूड में भी ज़्यादातर अमेरिकन, ज़्यादातर उस समय जो इंटरनेशनल मार्केट से ब्रांड्स इंडिया में आ रहे थे, दे वर मोस्टली फूड ब्रांड्स. फास्ट फूड जो, हाँ, पिज्ज़ा ब्रांड्स आ रहे थे, बर्गर ब्रांड्स आ रहे थे, सैंडविच ब्रांड्स आ रहे थे, पीटा पिट करके फलाफल ब्रांड था. तो ये सारों अल्टीमेटली इनको आपको दिखाना क्या है, इंडिया का फूड मार्केट. हाँ, exactly. हम बाहर जाके खाने शुरू कर चुके हैं, अब हम इन घरों में नहीं खाते हैं. स्टोरी वही थी, स्टोरी सबके साथ वही थी. तो अल्टीमेटली इट स्टार्टेड गेटिंग वेरी बोरिंग. एंड फिर 2015 में देयर वाज दिस होटल चेन कॉल्ड ट्रीबो होटल्स. और उन्होंने उसमें जस्ट फंडिंग रेज करी थी. ओयो ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका था. सो दे वर ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव टू ओयो विथ बेटर क्वालिटी. तो दे रीच्ड आउट टू मी. इनफैक्ट दे डिड नॉट रीच आउट टू मी. जो मैट्रिक्स पार्टनर्स करके एक वेंचर कैपिटल फर्म है, उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि हमने 2-3 ब्रांड्स में इन्वेस्ट किया है और वो 2-3 ब्रांड्स को हम ऑफलाइन मॉडल पे एक्सपैंड करना चाहते हैं. सो वी वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन कमिंग ऑन बोर्ड. ओके. एंड उसके बाद 2-3 ब्रांड्स थे. फाइनली ट्रीबो से मिला एंड ट्रीबो मेड एन ऑफर दैट आई कुड नॉट रिफ्यूज. तो मॉनेटरली बहुत अच्छा ऑफर था, प्लस मैं बोर हो चुका था. तो आई रीच्ड आउट टू माई इन्वेस्टर्स एंड आई सेड कि कंपनी पूरी सेट है, आप मुझे एग्जिट दे दो. एंड दे अग्रीड. सो आई एग्जिटेड माई फर्स्ट कंपनी इन 2015. एंड फिर So you were the sole founder of that company? हाँ, I was the only founder. And my first employee was my wife. अच्छा. तो So she was the wife first or the employee employee first. So we first time met in that company. Okay. उसके बाद अलग कहानी है. बट फिर मैंने वो कंपनी ट्रीबो ज्वाइन कर लिया एज द नॉर्थ इंडिया CEO. एंड उस समय ट्रीबो जस्ट स्टार्ट हो रही थी. So what actually Tribo was doing जब स्टार्ट हुआ था? तो ट्रीबो वॉज एन एग्रीगेटर. कि मान लीजिए आपका एक बजट होटल है गाजियाबाद में एंड वो स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज गाजियाबाद में 1000 बजट होटल्स हैं. तो आप अगर ट्रीबो के साथ जुड़ोगे तो ट्रीबो विल टेक केयर ऑफ योर मार्केटिंग एंड सेल्स एंड इन रिटर्न हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कस्टमर डिलाइट. तो मॉडल यही था कि सारी मार्केटिंग हम करेंगे, सारे सेल्स हम करेंगे, आपका रूम Same नाइट्स जो अभी ओयो करता है. doing. तो आपका रूम नाइट्स बढ़ाएंगे और बदले में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कस्टमर्स को हैप्पी रखोगे. अब जैसे जैसे हम एक्सपैंड करने लगे तो वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जो बजट होटल इंडस्ट्री है, 2 स्टार एंड 3 स्टार होटल्स इंडस्ट्री, उसका सबसे बड़ा चैलेंज है लॉन्ड्री. ऑलमोस्ट 60% जो कंप्लेंट्स आ रहे थे वो लॉन्ड्री रिलेटेड थे. बंदा थक हार के आया, रूम में घुसा, या तो चद्दर गंदी है या पिलो कवर गंदा है या कर्टन्स गंदे हैं. तो एज वी स्टार्टेड एक्सपैंडिंग वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार
10 में से 6 प्रॉब्लम तो लॉन्ड्री रिलेटेड है. सो आई थॉट कि यार एज द CEO मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आई शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. तो मैंने मार्केट को अंडरस्टैंड करना शुरू किया. अब दो चीज़ें बहुत बड़ी उभर के सामने आई. वन वॉज दैट दिस इज अ मैसिव इंडस्ट्री. 2016 में KPMG की रिपोर्ट आई थी कि ये कुछ $36 बिलियन की इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड. इंडिया में. इंडिया में $36 बिलियन. 16 में होटल इंडस्ट्री एज अ होल. नहीं, द लॉन्ड्री इंडस्ट्री. अच्छा, लॉन्ड्री इंडिया की लॉन्ड्री इंडस्ट्री $36 बिलियन की इंडस्ट्री है एंड दैट वाज 99.5% अनऑर्गेनाइज्ड. मतलब जो भी है वो लोकल धोबी है. तो दो चीजें क्लियर दिख रही थी. एक तो मैसिव इंडस्ट्री है, बिगर देन रेस्टोरेंट, बिगर देन जिम, बिगर देन सैलून एंड एक्सट्रीमली अनऑर्गेनाइज्ड. द ओनली सोल्यूशन दैट यू हैव इज अ लोकल धोबी जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, नो हाउ नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, बस कॉन्टेक्ट, बस कंटेंट है कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास तो आपको जाना पड़ेगा. तो फिर मुझे लगा यार अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे. अब थोड़ा सा चैलेंज था घर पे बिकॉज ऑब्वियसली एक तो मैंने लाल बत्ती वाली गाड़ी का सपना पूरा नहीं किया. तो उसके बाद एक वो सपना इस टाइम तक भी था. वो सपना आज भी है. अच्छा, वो अब आज तो मैं भी- एलिजिबल भी अब नहीं तो- हूँ. अब तो वो सपना ही मोदी जी ने हटा दिया है. तो मैंने बहुत सोचा कि फिर घर पे बात करना है. तो बात करी तो थोड़े से शॉक्ड हो गए बिकॉज हम लोग बिहार से हैं, राइट. तो अब एक तो अच्छी जॉब थी, बहुत पैसे मिल रहे थे, होटल इंडस्ट्री थी, प्रेस्टिजियस जॉब थी, तो सोसाइटी में आप बता सकते थे, रिलेटिव्स को बता सकते थे. एक तो लाल बत्ती वाली गाड़ी का सपना पूरा नहीं हुआ, उसके ऊपर से सब कुछ छोड़ के धोबी बनने का सपना. तो पेरेंट्स आर शॉक्ड कि यार ये नहीं करना चाहिए, डिजास्टर हो जाएगा, आप कैसे बताएंगे. थोड़ा ये भी लगता है कि IIT से ग्रेजुएट है. बहुत लोगों ने बोला, मतलब खासकर रिलेटिव्स तो बोल ही रहे थे कि यार फिर फायदा क्या हुआ Right. IIT जाने का, ये तो फिर 12th के बाद भी कर सकता था. तो वो चैलेंजेस थे. प्लस बट सो माय वाइफ शी इज़ अ पंजाबी. अब पंजाबियों के खून में बिजनेस है, स्मॉल बिजनेसेस करते हैं. तो उनसे हमने आपस में डिस्कस किया एंड वी केम टू दिस कंक्लूजन कि यार अगर हम आज नहीं करेंगे कोई ना कोई करेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद. तो फिर हम जाके कमेंट करेंगे कि यार ये आइडिया हमें भी आया था. वी डिडंट वांट टू बी दोस पीपल. सो गुंजन वाज एट दैट पॉइंट इन टाइम वर्किंग विद HCL एंड HCL जैसी कंपनी का एक फ़ायदा ये होता है कि उनके पास काम तो होता नहीं है. तो हमने ये डिसाइड किया कि दोनों नहीं छोड़ सकते हैं. तो व्हाट वी विल डू इज़ दैट गुंजन विल मूनलाइट एंड मैं फुल टाइम इसमें घुस जाऊंगा. तो जब ये डिसाइड हो गया, घर पे हमने बता दिया, एक्सेप्टेंस नहीं मिला बट हमने बता दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी. फिर आई क्विट माई जॉब ट्रीबो से एंड स्टार्टेड दिस कंपनी टुवर्ड्स एंड ऑफ 2016. यू क्लीन को Clean. आपने 2016 में स्टार्ट किया. मेरा एक वही क्वेश्चन था कि हाउ यू केम टू दिस लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीन मार्केट, जिस पे आपने आंसर कर दिया ऑलरेडी. सो अभी कैसा स्ट्रक्चर है लॉन्ड्री और ड्राई क्लीन मार्केट इंडिया में? व्हाट मार्केट साइज है, ऑर्गेनाइज कितना है? तो ये मार्केट साइज तो बड़ी है बिकॉज ऑब्वियसली होटल्स की सप्लाई बड़ी है, रेस्टोरेंट्स की सप्लाई बड़ी है, नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू आउटसोर्स लॉन्ड्री इज आल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. सो डायरेक्ट कंज्यूमर का भी सप्लाई बड़ा है बहुत ज़्यादा. क्योंकि आप देखोगे तो स्पेशली मतलब नॉन मेट्रो सिटीज़ में भी बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड एस्पायरिंग कि हमें भी वही सर्विसेज चाहिए जो दिल्ली वाले यूज़ कर रहे हैं या बैंगलोर वाले यूज़ कर रहे हैं. तो जो रिटेल कंज्यूमर है, फैमिलीज, बैचलर्स, हाउस होल्ड्स, उन लोगों ने बहुत सर्विसेज यूज़ करना शुरू किया है. तो टोटल मार्केट साइज अलग अलग रिपोर्ट्स अलग बताती है. KPMG की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग $76 बिलियन बन गया है. बट आई स्टिल थिंक दैट्स अ लिटिल एग्जैजरेशन. बट मुझे लगता है $50-55 बिलियन की मार्केट है और ऑर्गेनाइज आज भी 10% से कम है. 10%. बट इट हैज बीन अ जर्नी. 0.5% से आई थिंक आज 6-7% पे इंडस्ट्री पहुंच चुकी है. विंटर से हम समर्स में जा रहे हैं, देन दे गो फॉर द ड्राई क्लीन एंड ऑल दो सर्विसेज. सो इज इट कि ये साइक्लिकेबल बिजनेस है या थ्रू आउट द ईयर पीपल यूज द नहीं, तो सर्विसेज? अगर आप देखोगे तो हमारा सबसे पॉपुलर सर्विस इज वॉश एंड आयरन बाय द किलो, वॉश एंड आयरन बाय किलो. विच इज नॉट इवन ड्राई क्लीनिंग. वॉश एंड आयरन बाय किलो वही है जो आप घर पे कर रहे हो. आप कपड़े धो रहे हो, आप कपड़े को ड्राई कर रहे हो. मोस्ट प्रॉब्ली आप आयरनिंग के लिए बाहर जो आयरन मैन खड़ा है उसको दे रहे हो या घर पे कर रहे हो. बट वो सबसे पॉपुलर सर्विस हो गई है बिकॉज वी आर स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट आर बिजनेस इज कन्वीनियंस. इट इज वेरी सिमिलर टू ब्लिंकिट या जेप्टो जो कर रहा है कि भाई ब्लिंकिट एंड जेप्टो का बिजनेस इज कन्वीनियंस. प्रोडक्ट तो आपको ग्रोसर शॉप पे मिल जाएगा, नॉर्मल शॉप पे मिल जाएगा. तो हमने रियलाइज करना शुरू किया है कि लॉन्ड्री इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर बिकॉज वन पीपल डोंट वांट टू डू द एंटायर चोर ऑफ क्लीनिंग देयर डर्टी क्लोथ्स, उसको फिर
सुखाओ, उसको धूप दिखाओ, फिर बाद में आयरनिंग करो, आयरनिंग के लिए आपको बाहर भेजना ही भेजना है। तो दैट इज वाई आई थिंक जो वॉश एंड आयरन बाई किलो है, बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस कि आपने एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू या कॉल सेंटर के थ्रू आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपके रिक्वेस्टेड टाइम पे एक बंदा आपके दरवाजे पे खड़ा है, आप उसको गंदे कपड़े दे रहे हो, फिर वो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कपड़े क्लीन करके आपको पैकेज करके डिलीवर कर रहा है, आपको सिर्फ उसको उठा के वार्डरोब में डालना है, उसके जब आपको जरूरत पड़ी आप निकाल के पहन ले रहे हो। तो आई थिंक इट इज द कन्वीनियंस। ऑब्वियसली क्वालिटी बेटर है आपके, क्योंकि आपके घर में क्या करते हो आप, एक आपकी स्टैंडर्ड वॉशिंग मशीन है, मेड है या नहीं है जो भी है, प्लस आपके पास एक सर्फ एक्सेल या एरियल है। नाउ आपके जो कपड़ों के स्टेन्स हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, तेल का हो सकता है, ग्रीस का हो सकता है, ब्लड का हो सकता है, कॉफी का हो सकता है। नाउ सर्फ एक्सेल, एरियल, दे कैन नॉट क्लीन एवरीथिंग बिकॉज वो सिंगल फॉर्मूला है, नॉट देयर प्रॉब्लम, बट पॉइंट इज कि एक डिटर्जेंट बना दिया है, उससे जो हट गया वो हट गया, जो नहीं हटा नहीं हटा। व्हाइट्स भी वो व्हाइट को येलो कर देगा, कलर आप देखोगे तो फेड करेगा। तो हमारे में क्या है कि बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल लॉन्ड्री सेटअप, तो स्टेन रिमूवल केमिकल्स अलग हैं, डिटर्जेंट्स अलग हैं, सॉफ्टनर्स अलग हैं, व्हाइट्स कैसे धुलने हैं, येलोज कैसे धुलने हैं, रेड्स कैसे धुलने हैं, ये सब हम टेक केयर करते हैं। तो क्वालिटी वाइज इट इज ऑब्वियसली मच बेटर देन व्हाट यू कैन डू एट होम, बट आई स्टिल फील दैट द बिगर behavioral change has been driven by the fact that it's a convenience business. एज ओल्ड ड्राई क्लीन स्टोर्स है, यूजुअली हर लोकेलिटी में एक मार्केट होती है, मार्केट में यूजुअली ऐसे स्टोर्स होते हैं, वो सब भी बेसिकली यही सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सो हाउ डू यू थिंक कि कस्टमर के लिए कुछ डिफरेंशिएशन फैक्टर है कि यू क्लीन का एक पॉइंट है और एक नॉर्मल जो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, उसमें कुछ डिफरेंशिएशन होता है कस्टमर्स के लिए? तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो जो आपका लोकल ड्राई क्लीनर है, A1, डीलक्स, स्नो वाइट, जो आपके गली मोहल्ले में शायद 10 साल से 15 साल से 50 तो 50 साल से भी है, तो इनका कोर सर्विसेज ड्राई क्लीनिंग, नॉट लॉन्ड्री। हमारा कोर सर्विसेज लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग भी हम करते हैं अगर आपको चाहिए तो, बट कोर सर्विसेज लॉन्ड्री बाई द किलो, जहाँ पे हम थोक के हिसाब से आपके कपड़े धो देंगे। तो पहला डिफरेंस वो है। सेकेंड, आप ये जितने भी लोकल ड्राई क्लीनर है, अगर आप उनका सेटअप विजिट करोगे तो यू विल रियलाइज दैट दे डोंट हैव मशीनरी एट द स्टोर इटसेल्फ। हमारे में क्या है कि जितने भी स्टोर्स हैं सबके अंदर मशीन स्टोर में लगी हुई है, सो इट इज लाइव क्लीनिंग। वर्सेस उनका होता है कि कपड़े इकट्ठे कर लिए, फिर इनका कहीं पे फैक्ट्री होगा या प्लांट होगा और वहां जाएंगे कपड़े, वहां से क्लीन होके आएंगे। तो दैट इज वाई जो टर्न अराउंड टाइम है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम आपको अगर आप एक्स्ट्रा पैसे दोगे, एक्सप्रेस चार्जेस हमें, तो हम आपको 2 घंटे में भी क्लीन करके दे सकते हैं। उनके लिए आपको मिनिमम 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा बिकॉज प्रोसेस वहां पे नहीं हो रहा है। सो दैट इज अ सेकेंड बिग डिफरेंस। और थर्ड डिफरेंस ये है कि हमारा बिजनेस आज के टाइम पे टेक इज इंपॉर्टेंट। अब जो लोकल ड्राई क्लीनर है, ऑब्वियसली ही डजंट हैव एन ऐप, ही डजंट हैव अ वेबसाइट, इनफैक्ट ही डजंट इवन नो कि अगर मुझे गूगल पे अपने स्टोर को ऊपर दिखाना है या फेसबुक पे मेरा स्टोर दिखे तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। सो वाइल इट हैज़ नथिंग टू डू विद क्वालिटी, हो सकता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, बट आज के ईरा में जो दिखता है वो बिकता है, तो वो सबसे बड़ा डिफरेंस होगा। सो जैसे यू क्लीन इज़ प्राइमरीली अ फ्रेंचाइजी बिजनेस, एंड आपने पहले भी एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था जो फ्रेंचाइजी पे था। सो थोड़ा सा फ्रेंचाइजी के बारे में एक्सप्लेनेशन अगर आप दे सके कि कैसे मॉडल होता है, कैसे प्रोसेस करना होता है, मे बी सम ब्रांड जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको समझ में आए कि फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे काम करता है अगर उनको फ्रेंचाइजी ऑफर करनी है या किसी को फ्रेंचाइजी लेनी है। सो क्या टर्म्स होते हैं, क्या कंडीशंस होते हैं, क्या कमर्शियल्स होते हैं, उन सब को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो इफ़ यू लुक एट फ्रेंचाइजिंग क्या है, एक अगर ब्रांड है जिसको अपना प्रेजेंस स्केल अप करना है, मल्टीपल लोकेशंस पे जाना है, फ्रेंचाइजिंग अलाउज यू टू डू दैट। सो हम जो मॉडल फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज ओन्ड, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। तो अगर और उसके बाद हम आपको मैन पावर ट्रेन करके देते हैं, बट वो आपके पेरोल्स पे है। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड बिजनेस, जहाँ पे फ्रेंचाइजी ही चलाएगा उसको। हम सिर्फ आपको सपोर्ट देंगे मैन पावर में, मार्केटिंग, ट्रेनिंग, बट चलाने वाले आप हो। लेकिन मंथली एक्सपेंसेस जो सब कुछ आपको बेयर करना है एज अ फ्रेंचाइजी का होगा, और हम आपसे एक मंथली रॉयल्टी लेंगे। ओके, सो ये परसेंटेज फिक्स होता है या कुछ? जैसे पहले 3 महीने हम कुछ नहीं लेते हैं, Okay. उसके बाद फिर नेक्स्ट 21 मंथ्स हम फिक्स लेते हैं 10,000 रुपए, उसके बाद फिर वेरिएबल 7% ऑफ योर सेल्स। सो ये जो रॉयल्टी है ये स्टैंडर्ड रहता है थ्रू आउट द इंडस्ट्री और ब्रांड्स कैन नहीं, वेरी करता है। तो जैसे
प्री स्कूल इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो ये 8-9% भी है। मेगा ब्रांड्स लाइक सबवे 12-13% भी चार्ज करते हैं। रिलेटिवली नए ब्रांड्स हैं वो 3-4% भी चार्ज करते हैं। तो 7 थोड़ा स्टैंडर्ड है, कॉमन है, लेकिन इट कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 3% टू 13%। ये सबसे कॉमन मॉडल है फ्रेंचाइजिंग में। फ्रेंचाइज ओन्ड, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। यूक्लीन फॉलो करती है, आपका सबवे फॉलो करता है, जितने प्री स्कूल्स आप देखेंगे सबका सेम मॉडल है। बट एक और मॉडल होता है विच इज फ्रेंचाइज इन्वेस्टेड कंपनी ऑपरेटेड, जहां पे सबसे बड़ा एग्जांपल है मैकडॉनल्ड्स, कि मैकडॉनल्ड्स में आप सारे इन्वेस्टमेंट आप करोगे, लेकिन मैकडॉनल्ड्स चलाएगा, वो आपको नहीं चलाने देता है। सो मैकडॉनल्ड्स इज वेरी पर्टिकुलर कि जो मैन पावर होगी वो हमारे पेरोल्स पे होगी और हमारी मैन पावर होगी, आपका स्टोर पे कोई रोल नहीं है। आपने स्टोर बना दिया, वो भी आप नहीं बनाओगे, आप सिर्फ इन्वेस्ट करोगे, बनाएगी मैकडॉनल्ड्स, चलाएगी मैकडॉनल्ड्स, आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू मिलता रहेगा हर महीने। सो अभी यूक्लीन, हाउ इज यूक्लीन पोजिशनड एज इन की नंबर ऑफ स्टोर्स कितने हैं, क्या ग्रोथ हो रही है, एंड आर यू बूटस्ट्रैप्ड, फंडिंग का क्या प्रोसेस है या अभी कुछ प्लान, एनीथिंग ऑफ दैट? तो हम अभी करंटली हम करीब 550 फ्रेंचाइजीज हैं हमारे अक्रॉस 154 सिटीज ऑफ इंडिया। पैन इंडिया हमारे मतलब बहुत छोटे छोटे गांव मोहल्लों में भी हमारे स्टोर्स आज चल रहे हैं। सबसे रिमोटेस्ट स्टोर कौन सा है जहाँ पे आपको लगेगा यार यहाँ पे कैसे रीच आउट हुए हम? तो मतलब आपको मैं ऐसी ऐसी जगहों के नाम बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुना होगा और मैंने भी कभी नहीं सुना था। जैसे ज़ीरो है। ज़ीरो एक अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है जो बहुत फेमस है फॉर म्यूजिक फेस्टिवल। उस म्यूजिक फेस्टिवल में बीटल्स वगैरह सब आ चुके हैं, लेकिन बहुत लोग इंडिया में किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, I'll be honest। मैंने भी पहली बार सुना है। उसके बाद कोकराझार है जो असम में है। उसके बाद फिर नहर लगून है, रोइंग है। रोइंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेघालय का पार्ट है। तो रोइंग में हमारा स्टोर है। इन सब लोकेलिटीज से क्वेरीज अपने आप आई थी, हाउ डिड तो इनफैक्ट जब ये हमारा जब हम यूक्लीन ग्रो कर रहा था तो आज से करीब 3.5 साल पहले देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड नाहर लगुन जो कि अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ से एक 19 साल के लड़के ने मुझे लिंक्डइन पे मैसेज किया कि मैं यूक्लीन को यहाँ लेकर आना चाहता हूँ। तब तक हमारा फोकस नहीं था, नॉर्थ ईस्ट में मार्केटिंग नहीं करते थे। तो मैंने उसको लिखा कि नहीं यार, मैंने अभी जस्ट चेक किया तुम्हारा नाहर लगुन तो बहुत छोटा है, मैं नहीं चाहता तुम इतने पैसे लगाओ और वेस्ट करो। तो उसने रिप्लाई किया नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर लूँगा। तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उसने टॉपअप मारा, मैंने इग्नोर कर दिया। वो फ्लाइट लेकर आ गया और वो ऑफिस बिना अपॉइंटमेंट के ऑफिस आ गया। कोइंसिडेंटली मैं भी ऑफिस में था तो मिला, तो मैंने उसको बताया कि यार देखो मेरा प्रॉब्लम क्या है कि तुम यंग हो, तुम जवान हो, तुम में जोश है, लेकिन एक बार जब सच्चाई सामने आएगी तो तुम्हारा जोश भी खत्म हो जाएगा और पैसे भी डूब जाएंगे। तो उसने मुझे सिंपल चीज़ बोली कि सर मेरे पैसे, मेरा शहर, मेरे कस्टमर। उसने बोला कि मैं अपने शहर में हर बंदे को जानता हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ मेरा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला चलो कर लेते हैं। तो ही स्टार्टेड इन नाहरलगुन अबाउट 3.5 years बैक। और उसके कारण फिर हमें अरुणाचल प्रदेश से इतनी डिमांड आने शुरू हो गई कि हम आज अरुणाचल प्रदेश में निर्जुली में हैं, रोइंग में हैं, नामसाई में हैं, ईटानगर में तो है ही। हमारा पूरी इंडिया का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टोर इज यूक्लीन ईटानगर। तो वहाँ से शुरू हुआ। उसके आज हम नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़े ब्रांड हैं, नॉट इन लॉन्ड्री, इन रिटेल। कोई भी रिटेल ब्रांड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमसे बड़ा नहीं है। हमारे 43 स्टोर्स रनिंग हैं, अभी और 4-5 स्टोर लाइव होने वाले हैं। तो हमने ऑनेस्टली हमारा भी एक बायस था यार नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या चलेगा, कौन जानता है, लेकिन आज हम सारे स्टेट्स में। सो हमने अभी 3 दिन पहले इम्फाल लॉन्च किया मणिपुर में। उस लॉन्च के बाद यूक्लीन इज प्रेजेंट इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए फंडिंग हमने शुरुआत में जोश में ले ली, पीयर प्रेशर में ले ली, बिकॉज एक तो लक्ष्मी थी टेबल पे, तो लक्ष्मी को मना करना अच्छा नहीं लगा। तो ले लिया हमने पैसे। एंड दिस इज इन 2017। हमने करीब 9 करोड़ रेस कर लिए थे फ्रॉम। कितने टाइम बाद आपने करा? यू स्टार्टेड इन 2016 के एंड में। तो 2017 के मिड में 6-7 महीने के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे जो मुझे पहले से जानते थे, जिनको मैंने अपनी पिछले स्टार्टअप में सर्विस करा था। तो उन लोगों ने रीच आउट किया कि यार ले लो हमसे पैसे, ले लो। और उस समय IIT बॉम्बे स्टार्टअप फंडिंग सीन बहुत हॉट था, हर IITian फंड रेस कर रहा था, न्यूज़ में आ रहा था। तो एक पीआर प्रेशर भी था कि यार ये लोग रेस कर रहे हैं, मुझे कर लेना चाहिए। तो मैंने रेस कर लिया व्हेन इट वाज नॉट नीडेड। एंड इनफैक्ट वन ऑफ माय अर्लीस्ट इन्वेस्टर्स वर सोहा अली खान एंड कुणाल खेमू। तो वो दो आए, साथ में 2 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आए, टाइम्स ऑफ इंडिया आए। तो इन सब ने रेस करके सबने पैसे दे दिए, हमने रेस कर लिया।
एंड इन हाइंडसाइट नॉट द बेस्ट डिसीजन बिकॉज अननेसेसरली इक्विटी डाइल्यूट हो गई. उसके बाद से आज तक ना हमने कभी रेस किया ना हमें कभी जरूरत पड़ी. वी हैव बीन अ पैट पॉजिटिव कंपनी एवरी ईयर एक्सेप्ट कोविड वाले साल में हम पैट नेगेटिव थे, बट उसके बाद से हम पैट पॉजिटिव रहे हैं. सो अभी जो एग्जिस्टिंग मतलब जो स्टार्टेड में जो इन्वेस्टर्स थे वो अभी भी है कैप टेबल पे? हाँ, सारे लोग हैं कैप टेबल पे. इनफैक्ट डिविडेंड्स भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ओके. फ्रॉम द प्रॉफिट्स वी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स. And if not this Uclean, then what do you think you must be doing? Alternate business or maybe लाल बत्ती से related कुछ? हाँ, शायद वही कर रहा होता. My best friend is in fact from IIT Bombay. ये वो मेरी मम्मी का अडॉप्टेड सन है बिकॉज उसने लाल बत्ती वाला काम कर लिया. तो कभी कभी मुझे लगता है कि यार मुझे भी कर लेना चाहिए था. मेरी मम्मी उसको ज़्यादा प्यार करती है मेरे कंपैरिजन में. इंडिया में आज भी बिजनेसेस में सोशल स्टिग्मा बहुत है. जब हमने चेंज हो रहा है लेकिन आज भी बिकॉज इंडिया में बाई कास्ट धोबी हैज़ बीन लेबल्ड एज अ लोअर कास्ट. तो आज भी जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल मार्केटिंग है, आप इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ऑनलाइन, उसके बाद भी ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स आते हैं एंड नॉट ओनली नॉन मेट्रो सिटीज़, इवन इन मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया, जो जिनको सब कुछ अच्छा लगता है बट वो इस तरह करते हैं कि धोबी वाला काम नहीं करना है. या हमारे ऐसे फ्रेंचाइज पार्टनर्स हैं आज जो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आप बताना मत पब्लिकली कि हम आपके फ्रेंचाइज पार्टनर्स हैं बिकॉज हम अपनी सोसाइटी में, सोशल सर्कल में ये नहीं बता सकते हैं कि हम धोबी वाला काम कर रहे हैं. तो ये अभी भी प्रेवलेंट है? अभी भी है. मतलब जब स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा था. मतलब आई वुड से कि एवरी थर्ड पर्सन वुड से कि एक बहुत रिसेंट की स्टोरी है. बंदा था इंदौर से और वो हमारे ऑफिस आया खुद ही चेस करके. 23-24 साल का लड़का था एंड ही सेड कि सर मुझे लेना है यूक्लीन, आप पूरा मुझे समझा दीजिए. तो हमने पूरा उसको समझाया कि ऐसे होता है. तो बोला सर बहुत अच्छा मॉडल है, मुझे आपके 2 स्टोर विजिट करने हैं. उसने कर लिए. उसके बाद उसने बोला कि सर मैं कल आपको मॉर्निंग में ट्रांसफ़र कर दूंगा टोकन, फिर आप किसी को भेज देना जो स्टोर वगैरह काम कर दे. एंड हम पूरे नेक्स्ट टाइम ने पूरा वेट किया. फिर मैंने उसको आफ्टरनून इवनिंग में खुद ही कॉल किया. तो उसने आप वेरी सॉरी सर लेकिन मेरे पापा ने बोला कि धोबी का काम करने नहीं दूंगा. एंड दिस इज़ 2024. तो आई थिंक ओवरऑल इंडियन सोसाइटी नॉट ओनली लॉन्ड्री मे बी और भी ऐसे काम है जहाँ पर कास्ट सिस्टम या परसेप्शन की वजह से लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं. आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू चेंज. बट आई गेस धीरे धीरे जो इवॉल्व जो न्यू जनरेशन आ रही है वो करना चाहती है. जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दिया 24 गाय, ही वांटेड टू डू दिस बट समहाउ आई गेस विद टाइम थिंग्स विल इंप्रूव. टाइम लग रहा है एंड आई एम ऑल्सो होपफुल कि ये चेंज होगा. बट मुझे वही लगता है कि आज के डेट पे 2024 में हम बैठे हैं जहाँ पर सोशल मीडिया इज सो स्ट्रॉन्ग, डिजिटल मार्केटिंग इज सो स्ट्रॉन्ग, आप इतना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो, उसके बाद भी इतनी ढकियानुसी सोच है कि आप लॉन्ड्री में इसलिए बिजनेस नहीं करना चाहते हो. आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड विद द फैक्ट कि आपने मेरी फ्रेंचाइज नहीं ली. आई एम मोर फ्रस्ट्रेटेड विद द फैक्ट कि आप लॉन्ड्री में बिजनेस नहीं करना चाह रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि एक सोशल स्टिग्मा है. तो दैट हैज टू चेंज. दैट इज आल्सो डिग्रेडिंग जो एक्चुअली वो काम करेक्ट कर भी रहे हैं उनके लिए भी. आप देखोगे तो धोबी जो कम्युनिटी है उसका जो यंगर जनरेशन है वो इसलिए काम नहीं करना चाहता है. धोबीज का बिगेस्ट स्ट्रगल यही है. सो इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन विद यू अरुणव. फ्रेंचाइज इंडस्ट्री एंड लॉन्ड्री एज अ इंडस्ट्री का काफ़ी नॉलेज मिला आपसे एंड आई होप व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ समझ में आया होगा अबाउट द फ्रेंचाइजी कैसे होती है, डिफरेंट टर्म्स एंड डिफरेंट मॉडल्स फ्रेंचाइजी के क्या होते हैं. सो थैंक यू अगेन. Thank you for taking out time. Thank you, Anurag. Pleasure has all been mine. And I genuinely hope कि through this episode people get to know laundry industry better and somehow people start looking at it more positively and जो social stigma है at least वो दूर हो जाए. It is not about Uclean, it is about the entire industry. Right. Thank you, Anurag. Thank you.